नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत उपाध्याय संस्कृति आईएएस से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जासूसी की दुनिया से जुड़े एक ऐसे रहस्यमय विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया है। सोचिए, अगर किसी देश के सबसे गुप्त और ताकतवर सैन्य इकाई का प्रमुख ही शक के घेरे में आ जाए तो क्या होगा। अगर वही व्यक्ति जिसके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा है, जिम्मेदारी है और उस पर दुश्मन के लिए जासूसी करने का आरोप लगे, तो आप सोच सकते हैं उस देश की क्या हालत होगी। आज की चर्चा का विषय यही है दोस्तों, और मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी और उनसे जुड़े रहस्यमयी जासूसी विवाद के संदर्भ में। पिछले कुछ समय में आप देखेंगे तो मध्य पूर्व में कई बड़े हमले हुए, कई शीर्ष कमांडर मारे गए और हर बार एक नाम चर्चा में आता है, वह नाम है इस्माइल कानी का। दोस्तों, यह वही व्यक्ति है जो ईरान के सबसे ताकतवर और सैन्य गुप्त इकाई की बात करें, जो आपको पता होगा IRGC इसका हिस्सा है। और मध्य पूर्व में आप देखेंगे तो ईरान के लगभग हर गुप्त ऑपरेशन की यह रीढ़ माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय में दुनिया भर में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ईरान का यह भरोसेमंद जनरल वास्तव में जासूस है? क्या जिस व्यक्ति के हाथ में देश की जो गुप्त सैन्य रणनीति थी, क्या उसको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने साथ मिला लिया है? आज इसी कहानी की परत दर परत हम जांच करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन है इस्माइल कानी। इसकी बात करें दोस्तों तो इसका जन्म 1957 में ईरान में होता है और 1980 के दशक में जब आप ईरान इराक वार देखते हैं, तब यह एक युवा सैनिक के रूप में सेना में कदम रखता है। यही युद्ध उनके करियर का बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है कानी का। दोस्तों, जो IRGC है, इसमें शामिल होकर युद्ध के मैदान में अपनी रणनीतिक क्षमता और मुख्य रूप से जो वफादारी है वह यह साबित करता है। धीरे धीरे ईरान की जो सैन्य व्यवस्था है उसका एक भरोसेमंद अधिकारी बन जाता है। 1997 की बात आपको पता होगी, जब कासिम सुलेमानी इस फोर्स का कमांडर बनता है, जो कुद्स फोर्स है, तब कानी उनका डिप्टी नियुक्त किया जाता है। जहां सुलेमानी दुनिया भर में एक करिश्माई नेता के रूप में जाने जाते हैं उस समय, वहीं कानी की बात करें तो पर्दे के पीछे रहकर वह काम करता हुआ नजर आता है। उसका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों, तो आप गौर करेंगे उस समय उसका मुख्य काम होता है मध्य पूर्व में ईरान के सहयोगी समूहों की सहायता करना, हथियार और फंडिंग की व्यवस्था करना, गुप्त सैन्य नेटवर्क को संचालित करना। यानी आप देखेंगे तो वे छाया में रहने वाले रणनीतिकार के रूप में देखे जाते हैं। फिर दोस्तों, सुलेमानी की मौत होती है और सत्ता की जिम्मेदारी अब इनके हाथों में आती है। आपको ध्यान होगा, जनवरी 2020 में दुनिया चौंक गई जब अमेरिका ने एसिनेशन ऑफ कासिम सुलेमानी को अंजाम दिया। दोस्तों, एक ड्रोन हमला होता है और इसमें जो कासिम सुलेमानी है, इनकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद ईरान के उस समय जो सर्वोच्च नेता जो अली खामेनेई हैं, जो अभी मारे गए हैं हाल ही में, इन्होंने तुरंत कानी को, जो कुद्स फोर्स है, इसकी कमान सौंप दी थी। तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती देखने को मिलती है, क्या वे सुलेमानी जितने प्रभावशाली नेता साबित हो पाएंगे? कानी की बात मैं कर रहा हूं। और शुरुआती वर्षों में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ईरान के सहयोगी संगठन जो हैं, जैसे अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, तो उनके साथ संबंध बहुत बेहतर बनाए रखते हैं। लेकिन जल्द ही घटनाओं ने एक अन्य तरह का रहस्य मोड़ दोस्तों ले लेता है। दोस्तों, संदेह की शुरुआत इनके ऊपर होती है और पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे जैसा कि मध्य पूर्व में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनसे शक की जो सुई है वह कानी की तरफ मुड़ती हुई नजर आती है। ईरान के कई सहयोगी नेता को इजराइल के हमलों में निशाना बनाया जाता है और इनमें सबसे चर्चित घटना जो आपको देखने को मिलती है वह हसन नसरल्लाह की मौत के बाद होती है। इसके बाद एक और हमला होता है और उनके जो संभावित उत्तराधिकारी हैं वह भी मारे जाते हैं। दोस्तों, लेकिन इन सभी घटनाओं में एक अजीब समानता दिखाई देती है। वह समानता क्या होती है कि हर बार कोई बड़ा हमला हुआ और उस समय कानी या तो बैठक में पहुंचने से पहले ही निकल चुके होते हैं या आखिरी समय में वहां नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों, यह संयोग होता है या कुछ और, इस बात पर अभी भी जो है मुख्य रूप से स्पष्टीकरण नहीं मिलता है। दोस्तों, धीरे धीरे मीडिया ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू कर दिया। उसी के बाद से यह नाम होता है द मैन विथ 9 लिव्स, 9 जिंदगियों वाला आदमी। दोस्तों, इस प्रकार की 9 घटनाएं होती हैं जब ईरान के बहुत ही प्रमुख लोग मारे जाते हैं और कानी उनके साथ या तो अंतिम क्षणों में नहीं होते हैं या तो जो है जब यह घटना होती है उससे कुछ समय पहले ही, 1-2 मिनट पहले ही उस जगह से निकल चुके होते हैं। और इसी के कारण वहाँ की जो मीडिया है लोकल, वह इनको नाम देती है द मैन विथ 9 लिव्स, 9 जिंदगियों वाला आदमी।
अब दोस्तों, अफवाहें कितनी सच हैं और क्या बात है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम और गौर करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वह दावा करते हैं कि ईरान की जो सुरक्षा एजेंसी है उसने कानी को हिरासत में अभी ले लिया है। ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जाता है कि उनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ करी जा रही है। कई अफवाहें तो यहाँ तक कहती हैं कि पूछताछ के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और मुख्य रूप से उनकी मृत्यु हो गई या फिर उन्हें गुप्त रूप से सजा दे दी गई है। इन सभी प्रश्नों पर जो है फिलहाल अभी सवाल ही खड़ा है दोस्तों। हालांकि ईरान सरकार की बात करें तो इन दावों की कभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या यह मोसाद का मनोवैज्ञानिक युद्ध हो सकता है, इसके बारे में भी सवाल खड़ा हो रहा है। दोस्तों, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरा मामला सूचना युद्ध यानी कि इंफॉर्मेशन जो वॉरफेयर है उसका हिस्सा भी हो सकता है। कहा जाता है कि मोसाद अक्सर दुश्मन देशों में अविश्वास फैलाने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाता है। अगर ईरान के नेताओं को अपने ही कमांडर पर शक होने लगे तो इससे उनके सैन्य ढांचे को भारी नुकसान हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो एक धुंधली तस्वीर भी जो है सामने लाती हैं और जिसमें दावा किया जाता है कि कानी किसी रहस्यमय व्यक्ति से जो है मिल रहे हैं, लेकिन उसकी पुष्टि कभी हो नहीं पाई है। दोस्तों, ईरान की सबसे बड़ी जो सुरक्षा चुनौती है, आज सवाल सिर्फ इस्माइल कानी का नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि क्या ईरान की सुरक्षा व्यवस्था में कहीं बड़ी छेद हो चुकी है। इजराइल को हर बैठक और हर बंकर की जानकारी पहले से ही मिल रही है, तो क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं जो संवेदनशील जानकारी है वह बाहर जा रही है। यह ईरान के पिछले कई दशकों का एक सबसे बड़ा सुरक्षा संकट हो सकता है। और हाल ही में आप देखेंगे जब खामेनेई की मृत्यु होती है दोस्तों, तो उससे कुछ मिनट पहले ही जो यह कानी व्यक्ति हैं, यह जो है उनसे मिलकर बाहर आते हैं और मोसाद के द्वारा अटैक किया जाता है और मुख्य रूप से खामेनेई को मार दिया जाता है। इस प्रकार की न्यूज़ जो है इजराइल के द्वारा सोशल मीडिया में प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो यह एक बहुत ही गंभीर सवाल होता है कि क्या कानी वास्तव में मोसाद से मिला हुआ है, और यह अभी भी जांच का विषय है। निष्कर्षतः अगर हम बात करें तो फिलहाल सच्चाई पूरी तरह से साफ नहीं है। ईरान सरकार ने न तो कानी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, ना ही जासूसों की आरोपी की बात है उनको स्वीकार किया है। कभी कभी इन्हें टीवी पर दिखाकर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या इस्माइल कानी सच में जासूस हैं? क्या अगर हम खामेनेई की मृत्यु की बात करें तो क्या उन्होंने इसकी सूचना जो है नेतन्याहू को दी, मोसाद को दी, या फिर इजराइल की किसी बड़ी रणनीतिक चाल का वह शिकार बन गए हैं? शायद इस रहस्य का पूरा सच कभी सामने ना आए, लेकिन इतना तय है कि इस्माइल कानी का नाम अब सिर्फ एक सैन्य कमांडर के रूप में नहीं बल्कि मध्य पूर्व के सबसे रहस्यमयी जासूसी कहानियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात साफ होती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और खुफिया एजेंसियों को दुनिया हमेशा रहस्यों, रणनीतियों और मनोवैज्ञानिक उद्देश्य से मुख्य रूप से ओत-प्रोत देखने को मिलती हैं, इससे भरी होती हैं। दोस्तों, इस्माइल कानी पर लगे आरोप सच हैं या सिर्फ एक रणनीतिक अफवाह, इसका पूरा सच शायद आने वाले समय में सामने आए, लेकिन इतना जरूर है कि यह पूरा घटना जो मध्य पूर्व की राजनीति है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? क्या वास्तव में जासूसी का मामला हो सकता है या सिर्फ सूचना युद्ध जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है इसका हिस्सा है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और समसामयिक विषयों को समझने के लिए संस्कृति IAS के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, मैं पुनीत उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।